बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेलाग। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। मुल्क की सियासी सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है, लेकिन आज एक अहम पेशरफ जो सामने आई है और मेरे पास जो ज़राए की खबर है उससे एक चीज़ जो मेरे इल्म में आई है कि कल के मुकाबले में आज हुकूमत वक्त पे जो प्रेशर है वो कदरे कम है। बहुत सारे मुनरिफ अरकान जो कल तक इस बात के ऊपर डटे हुए थे कि वो किसी सूरत हुकूमती बेंचों की तरफ वापस नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे भी तो अपनी शराइत पे जाएंगे, लेकिन आज कि जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसके मुताबिक चंद ऐसे अरकान हैं जिन्होंने इस चीज़ का फैसला किया है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ चलेंगे और अपने तहफ़्ज़ात उनको पेश करेंगे। और अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनके तहफ़्ज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करवा दी तो वो इस अदम एतमाद के मामले में कम से कम अपोजिशन का साथ नहीं देंगे। इस सूरत हाल में हालात में एक नया ट्विस्ट पैदा हुआ है, क्योंकि कल तक अपोजिशन तकरीबन इस चीज़ पे बड़ी शोर थी और उन्हें यकीन था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजना अब ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, लेकिन आज हालात कदरे बदल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि ऑल इज़ वेल की रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से उनके करीब तरीन साथी भी इस वक्त ये कहने पे मजबूर हैं कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान पॉलिटिकली चीज़ों को डील करने की तरफ जाएंगे तो यकीनी तौर पे मामला बना लेंगे, लेकिन अगर वो रवायती हटदर्मी और अपना जो उसूली मौक़िफ़ है जिसके ऊपर वो खड़े हो जाते हैं और वो पीछे हटने की बात नहीं करते, उस पर बदस्तूर खड़े रहे तो शायद इत्तेहादियों को लेके चलना इमरान खान के लिए मुश्किल होगा। इसलिए सियासी माहिरीन ऐसे वक्त में यही तजिया दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान अगर अपनी हुकूमत और अपनी वज़ारत उज़्मा बचाना चाहते हैं तो उन्हें इस वक्त सियासी हिकमत अमली से आगे बढ़ना होगा, ना कि एक जो हटदर्मी या सख्ती वाला रवैया इस वक्त शायद कारगर साबित नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज की तकरीरों में भी और आज की गुफ्तगू में भी कदरे लहजा धीमा है, कदरे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नज़र आ रही है। नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस चीज़ को भांप चुके हैं कि अगर हालात को ठीक करना है तो उसके लिए सियासी हिकमत अमली से आगे बढ़ने की ज़रूरत है और उसके यकीनी तौर पर असरात भी सामने आना शुरू हुए हैं। चंद मुनरिफ अरकान ने वज़ीर आज़म से के बेंचेस पे वापस आने की बात भी की है और ये तवक्को की जा रही है और मेरे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात साजगार हो सकते हैं। हालात साजगार हुए नहीं है लेकिन हालात साजगार हो सकते हैं अगर वज़ीर आज़म इमरान खान अपना पॉलिटिकल रोल देने की तरफ जाएं। जहाँ तक अपोजिशन की बात है, अपोजिशन के साथ चलने के लिए भी तमाम के तमाम अरकान उस तरह से तैयार नहीं है। अपोजिशन के लिए हालात बहुत ज़्यादा साजगार नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान और चंद जो वफाकी वज़रा हैं वो अगर अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करेंगे तो मेरा ये ख्याल है कि हालात को काबू करने की तरफ लाया जा सकता है। जो एक पब्लिक इंसाइट है या जो हमारे हुकूमती ज़राए हैं जो हुकूमत के अंदर बैठे लोगों से मेरा राब्ता है, उनसे तफसीली गुफ्तगू शनीद के बाद या जो अपोजिशन जो या वो अरकान जो इस वक्त सिंध हाउस में या सिंध हाउस के सामने वाले होटल में या किसी और जगह बैठे हैं, उनके जो इस वक्त जो उनके जज्बात हैं वो यही है कि अगर हमें इमरान खान साहब की तरफ से कोई तसल्ली बख्श राब्ता होता है और चंद उनको वफाकी वज़रा पे भी तहफ़्ज़ात हैं जो उनके और इमरान खान के दरमियान एक गैप की वजह बने हुए हैं, अगर इमरान खान उनसे निकल के इन लोगों के साथ बात करते हैं तो हालात में इस वक्त कोई बैद नहीं है कि हालात बदलेंगे। और जो आज बात हो रही है कि इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं है, इमरान खान अक्सरियत को दोबारा हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं और उसकी तरफ मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने इक़दाम शुरू कर दिए हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत को भी बुला लिया है। इसी तरीके से जो मुनरिफ अरकान जो सिंध हाउस में पाए गए थे उनमें से भी एक एक करके इमरान खान की तरफ झुकाव आ रहा है। और एक बड़ी खबर जो मैं देता चलूँ कि नून लीग से ऐसे MNAs मौजूद हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान की हमायत का ऐलान कर सकते हैं और किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो ये चंद ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए अगर देखा जाए तो कल की निस्बत आज जो हुकूमती तराजू है उसमें वज़न ज़्यादा है और पलड़ा जो हुकूमत का है और जो अपोजिशन का पलड़ा है वो हल्का होता जा रहा है। लेकिन इवन दिन मैं फिर ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिटिकल मूव्स पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही है जो इस वक्त इस सूरत हाल से निकलने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि हमने माजी में ये देखा कि अपोजिशन ये आवाज़ उठाती रही कि वज़ीर आज़म इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है और जब जब नंबर गेम का मामला आया एस्टेब्लिशमेंट पे ये इल्ज़ाम लगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको बचाया। लेकिन इस दफ़ा अपोजिशन भी कह रही है, हुकूमत भी कह रही है, जो कि खुश आइंद है और DGISPR ने भी बड़ी वाज़ेह इसकी वजाहत की है कि इस दफ़ा फ़ौज का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। जो भी होता है सियासी मैदान में हो, पॉलिटिकल तरीक़ों से हो
पुरअमन तरीके से हो। तो मेरा ख्याल है कि अब इस वक्त क्योंकि जब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, अपोजिशन और हुकूमत दोनों इस पर मुतफिक है, तो ये मैच इसका फैसला ज़ाहिर है इस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और माजी में क्रिकेट टीम के कैप्टन इमरान खान, उन्हीं के ऊपर मुनहसर करता है कि वो क्या मूव करते हैं। वो इस आखिरी जब मैच आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और आखिरी ओवर्स का खेल जारी है, तो इसमें इमरान खान की जो अपनी हिकमत अमली है वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगी और उसी के ऊपर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट मामला OIC का इजलास होने जा रहा है, और OIC के इजलास में इस वक्त जो अहम चीज़ें जो अहम पेशरफ्त होनी है, अब अफ़गानिस्तान के मसले पे बात होगी, उसके अलावा मसला कश्मीर के हवाले से एक्सपेक्टेड है कि बड़ी बेहतर तरीके से बात की जाएगी। और एक खुशाइन जो बात है कि ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत को भी इस बार उस सेशन में मदऊ किया गया है जिसमें मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और जिस तरह हिंदुस्तानी फ़ौज कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को सलब कर रही है, उस मौजू पर जब बात होगी तो वहाँ कश्मीरियों के नुमाइंदा ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी इसमें मौजूद होगी, जो कि इंतहाई खुशाइन और मुस्बत कदम है, जिससे यकीनी तौर पर मकबूजा कश्मीर के लोगों को पॉजिटिव मैसेज जाएगा और हुकूमत पाकिस्तान की जो एफर्ट है उसको वहाँ के लोग पहले भी एक्नॉलेज करते हैं और उनके हौसले को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ माज़िज़ मेहमान होंगे और इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। OIC का इजलास पाकिस्तान में एक तारीखी इवेंट होने जा रहा है। इस इवेंट पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं और यकीनी तौर पे बहसीत रियासत ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। OIC मुस्लिम ममालिक का नुमाइंदा फोरम है और OIC के जो यहाँ एक इजलास होगा उसका जो डिक्लेरेशन है उस पर दुनिया की बड़ी नज़रें हैं। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल के हवाले से क्या गुफ्तगू होगी उसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे अहम बात यह है कि इस बड़ी एक्टिविटी की जो मेज़बानी है वो पाकिस्तान कर रहा है। इस हवाले से हमारे साथ तजज़ियानगार हुसैन साकिब साहब मौजूद हैं जो इस सारे मामले पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये जो इजलास होने जा रहा है OIC का, पाकिस्तान को इस तरह के इजलास कितनी दफ़ा मौका मिला मेज़बानी का, या ये कितने अरसे के बाद मेज़बानी पाकिस्तान के हिस्से में आई है और इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा मुस्लिम दुनिया में? बहुत शुक्रिया इरफान। सबसे पहली बात आप ये ज़हन में रख लें कि पाकिस्तान जो है वो OIC का बहुत ही एक्टिव मेंबर रहा है। OIC मेरा ख्याल में 1969 में उस वक्त बनी थी, जल्दी में, जब मस्जिद अक्सा पे आतिशज़दगी हुई थी, यहूदियों ने वहां पे कोई बेरुखी की थी, तो एकदम मराकश के बादशाह ने, शाह हसन ने वहां पे OIC मुनक्किद की थी, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जनरल यहिया खान एज प्रेसिडेंट वो गया था वहां पे। ठीक सर। उसमें मजे की बात जो है कि उसमें इंडिया ने भी शिरकत की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के शदीद एहतजाज पे इंडिया को उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इजाजत नहीं मिली। क्योंकि इंडिया का यह था कि जितने मुसलमान पाकिस्तान में इतने मुसलमान हमारे पास भी हैं, तो हम भी इस्लामी मुल्क तो हमें भी इजाजत, लेकिन उसको इजाजत नहीं मिली। इसके बाद दूसरी जो सरबराही कॉन्फ्रेंस थी OIC की, उसका मेजबान पाकिस्तान था। वो और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और बहुत बड़ा इवेंट था। लाहौर की जो पंजाब असेंबली चैम्बर्स है उसमें हुई थी। हम उस वक्त बच्चे थे, लेकिन हम देखते थे कि वो क्या शानदार तरीके से सरबराहाने मुमलिकत, उस वक्त हम देखने का शौक रखते थे। यासर अरफात को, कर्नल कज़ाफी को, बुद्दीन जो अलजायर के प्रेसिडेंट थे, फिर सबसे बढ़कर ये कि शाह फैसल को, युगांडा के ईदी अमीन, तो ये सब लोग जो है ना ये वहां पे आए थे। ये और बात है कि उस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में पाकिस्तान को बांग्लादेश तस्लीम करना पड़ा, वरना उस वक्त तक पाकिस्तान ने बांग्लादेश तस्लीम नहीं किया था। और शेख मुजीब ने उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पे ये शर्त लगाई थी कि पाकिस्तान पहले मुझे एक मुल्क के तौर पर तस्लीम करे। तो पाकिस्तान का बहुत रोल रहा है। पाकिस्तान को अक्सर इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ी है OIC में जो इसने रोल प्ले किया। अब देखिए, जुल्फकार अली भुट्टो से आपको लाख इख्तिलाफात हो सकते हैं, ठीक, जुल्फकार अली भुट्टो में लाख खराबियां होंगी, लेकिन वो जेन्युइन तरीके से उसने मुम्मा का लीडर बनने की कोशिश की। उसने अरबों को बताया कि भाई तुम्हारे हाथ में एक हथियार है जिसको तुम इस्तेमाल क्यों नहीं करते, वो तेल है। और ये वो मौका था जब उसने अरबों से तेल का हथियार इस्तेमाल करवाया और अमेरिका और यूरोप वालों को दानी याद आ गई थी। ठीक, OIC का बड़ा रोल है, क्योंकि OIC में देखे ना जो मेजर मुल्क हैं वो बहुत अमीर ममालिक है, वो तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं। OIC में एक आठवीं ताकत है, वो पाकिस्तान है। तो OIC एक बड़ा अच्छा फोरम है, लेकिन कुछ अरसे से
मुसलमानों की और उनके सरबराहों की बेइज्जती की वजह से ये एक डेड हॉर्स बन गया था, ये एक मुर्दा घोड़ा था जिसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। लेकिन अब देखें कि ओआईसी का इजलास हो रहा है यहाँ पे और उसके जो धमक है वो बड़ी दूर तक महसूस की जा रही है। मेरे नजदीक पाकिस्तान में किसी चीज का अच्छा होने का सिर्फ एक मयार है कि इंडिया जो है उसको कैसे देखता है। इंडिया में इस वक्त शोर मचा हुआ है कि ये ओआईसी क्यों हो रही है पाकिस्तान। आपको पता है इंडियन प्रेस इस वक्त चीन को पुकार कर रहा है इसलिए कि आपके ओआईसी की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इसका एक कॉन्टेक्ट ग्रुप बना हुआ है। उस कॉन्टेक्ट ग्रुप ने बाकायदा जो मकबूजा कश्मीर के हालात है उसको डिस्कस करना है। यानी ये देखे ना, मुसलमान आमतौर पे आपके साथ खड़े नहीं होते ममालिक जो कश्मीर के मामले में, लेकिन इसमें वो बाकायदा मकबूजा कश्मीर, अफगानिस्तान, जो मैं आपको पाकिस्तान की दिलचस्पी की चीजें वो बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने इसमें इस्लामोफोबिया के ऊपर करारदाद मंजूर कराई, वो बात इसमें डिस्कस होनी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात की वजह से परेशान है, अफगानिस्तान की डेवलपमेंट जो है वो उसमें डिस्कस होनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मकबूजा कश्मीर के जो हालात हैं वो भी जो उसका कॉन्टेक्ट ग्रुप है ओआईसी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का, वो जो है वो डिस्कस करेगा, जिसके ऊपर इंडिया में इस वक्त शदीद रद्द अमल है। इंडियन प्रेस चीख के पागल हुआ है कि ये क्यों हो रही है ये। और उसमें आपने जो वो क्या है वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है मकबूजा कश्मीर की, सर ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस APHC उसको भी आपने बुलाया। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और इसमें आप देखें ना, आप आइसोलेशन से निकल आए हैं, आप एक आजाद मुल्क के तौर पे खड़े हो गए हैं, आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, आप जरूर कीजिए। लेकिन आप यू आर बीइंग नोटिस्ड, ये नहीं है कि आपको सीरियसली लिया जा रहा है। तो वो ये नहीं कह रहे कि हमने पैसे चुके दिए इसलिए हमारा हुक्म मानो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आपने कहा है कि नहीं, हम जो बात सूट करेगी हम मानेंगे, जो बात सूट नहीं करेगी नहीं मानेंगे। इसी वजह से और खास तौर पे ये जो आपका इस्लामोफोबिया के ऊपर आपने करारदाद मंजूर कराई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है सर, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इस्लामिक दुनिया में आपको सीरियसली लिया जा रहा है। मेरे ख्याल में भुट्टो के बाद अगर कोई सही मानों में आप लाइमलाइट में आए हैं यानी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के इस सिलसिले में, तो वो ये दौर है। और ये अगर इसका क्या कहते हैं मोमेंटम जो कायम रहता है तो यकीनन मुसलमानों को भी बहुत फायदा होगा और पाकिस्तान को भी एज ए कौम बहुत फायदा होगा। ज़बरदस्त। सर एक चीज़ मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मज़ीद आपसे इंसाइट लें डेप्थ में कि इस्लामोफोबिया के मामले पे हमने उमूमन ये देखा कि कभी इस्लामी दुनिया ने अपने तशख़्ख़ुस को, इस्लाम की जो ट्रू स्पिरिट है उसको दुनिया के सामने रखने की शायद कभी उस तरह कोशिश ही नहीं की। ये पाकिस्तान के हिस्से में आया है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा दुनिया पे वजाहत किया कि इस्लाम है क्या और आप क्यों इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं, इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ रहे हैं। और पहली दफ़ा बड़ा इसको खुल के दुनिया को बताया गया और दुनिया ने एक्नॉलेज भी किया। तो इसमें सर आप क्या देखते हैं कि ये आने वाले दिनों में जो एक वेस्ट के हाँ एक जहन बना हुआ था मुसलमानों के ख़िलाफ़ और हमें बिला वजह एक्सट्रीमिज़म के साथ जोड़ा जाता था, तो फ्यूचर में कितने इम्कानात हैं कि दुनिया ये समझेगी कि इस्लाम दरअसल मोहब्बत का, अमन का दीन है और हमारी ये जो एफर्ट है एज ए स्टेट पाकिस्तान वो किस हद तक फ्रूटफुल हुई है? आप एक बात देखिए, आप ये बताइए कि हमें इंतहा पसंद किसने बनाया? हम इंतहा पसंद उस वक्त बने जब अफगानिस्तान का जिहाद शुरू हुआ था 79 में रूस के हमले के बाद, सोवियत रूस के हमले के बाद 79 का जिहाद जब शुरू हुआ था, तो उस वक्त हमने इस मुल्क में उन मदरसों को खोला, सऊदी अरब से पैसे लिए और उससे अमेरिका के इमाम पर उन मदरसों को खोला जहाँ जिहाद की तरकीब दी जाती थी। हमने जिहादी पैदा कर दिए, फिर वो जब खत्म होगी, जब अमेरिका भाग गया उसने में छोड़ दिया, वो जिहादी किधर जाते? इसके बाद वो एक रद्द-ए-अमल पैदा हुआ। यकीनन बहुत सी वो जो टेररिस्ट की एक्टिविटीज है उसमें उन जहाजियों ने भी शिरकत की, वो क्योंकि वो मंगे हुए थे, उनको यही काम आता था, आपने उनको इस्तेमाल करके छोड़ दिया तो और वो काम क्या करते यकीनन किया। लेकिन ये जहादी मुसलमान असल में नहीं है। आप ये देखें, ये एहतजाज जो है तैयारे अगवा करने वाला, बम मारने वाला, ये तो फिलिस्तीनी ने शुरू किया था। और जब मैं आप कहता हूँ कि फिलिस्तीनी ने शुरू किया था, PLO ने शुरू किया था या उनके दूसरे ग्रुप ने शुरू किया था, तो आप इसमें इसको वो प्रोफाइल नहीं कर सकते कि वो मुसलमान थे, इसलिए कि उसमें तो ईसाई भी शामिल थे। लैला खालिद जो बड़ी मशहूर है, वो एक क्रिश्चियन औरत थी जिसे जहाज अगवा किया था, पहली औरत थी। तो इसलिए ये जो दहशतगर्दी है उसको इस्लाम के साथ टैग नहीं किया जा सकता, मुसलमान के साथ टैग नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि ये डिसग्रंटेड लोग जो थे
ये शुरू हुए। तो इसलिए जिसको मुसलमानों से तकलीफ थी, हुर्रियत पसंदों से भी तकलीफ थी, उन्होंने फिर दहशतगर्दी का लेबल लगाना शुरू कर दिया। जैसे कश्मीर पर लड़ने वालों पे दहशतगर्दी का लेबल लगा, जैसे अब अमेरिका के साथ लड़ने वालों के ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगा, और सारी तरह में ये बात हो गई कि मुसलमान जो वो दहशतगर्द है, एक ये, और दूसरा इसी यानी बात को इस्तेमाल करके वो पैगंबर इस्लाम और हमारी दूसरी मुकद्दस हस्तियां जो है उनको सबो शिकन करते थे, उनकी इहानत करते थे, तौहीन करते थे। तो ये एक तो तौहीन रसालत के ऊपर आपने अपना स्टैंड लिया बतौर एक मुल्क के, आप जाके वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा में, और दूसरा आपने इस्लामोफोबिया के ऊपर स्टैंड लिया, और इसकी वजह से आपकी जो इज्जत है वो दुनिया की मुस्लिम दुनिया की नजर में हुई, और इसके बाद बाकी दुनिया ने भी देखा कि भाई ये पाकिस्तान एक मुल्क को ऐसी वो डिस्कस नहीं कर सकते, ये खड़ा अपने कदमों पे, इसकी अपनी एक ओपिनियन है, अपना एक खाजा पॉलिसी है, तो आपका इमेज जो है इससे बेहतर होता है आप करना। सर आखिरी लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान बड़ी कोशिशें करता रहा है, गुज़श्ता माह भी एक कोशिश की गई थी कि अफगानिस्तान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए OIC को के मेंबर ममालिक को बुलाया गया था, और एक दफ़ा अब फिर ज़ाहिर है जैसे आपने भी फरमाया कि कश्मीर भी एजेंडे में होगा, अफगानिस्तान भी होगा, तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए ये जो OIC का इजलास होने जा रहा है, ये कितना मामून साबित हो सकता है? वो उसमें असल में चूंकि अफगानिस्तान की डेवलपमेंट एक उनके एजेंडे का हिस्सा है, और डेवलपमेंट पैसे का वो आते हैं कि वहां पे पैसा लगेगा, डेवलपमेंट होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को तरक्की होती नजर आएगी, तो आप जो है वो जब वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो वो बंदूक रख देंगे और वो कोई खेती बाड़ी शुरू कर देंगे, कारखाने में काम करना शुरू कर देंगे, सड़क बनाना शुरू कर देंगे, ये तो वो बाकी काम स्मगलिंग, हेरोइन, ये लोग तो सब करते हैं जब उनके पास रोजगार के वसाइल नहीं होते। तो ये इससे फायदा तो बहुत होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है तो वो लड़ता रहता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्यों उसके लिए कोशिश करे? भाई याद रखे कि आपके हमसाये में अगर भूखा होगा और आप उसको खाना नहीं खिलाएंगे तो वो आपको लूटने की कोशिश करेगा, आपके घर से चीजें उठा के ले जाने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर आपने अपने मगरबी सरहद पे अमन चाहिए तो वहां पे अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है, लोगों का जो मुआशी तरक्की है उस मुल्क की बड़ी जरूरी है। इसी तरह हो सकता है। और फिर जो तालिबान का इक़्तिदार है वो पक्की बात, मतलब फैक्चुअल बात तो यह है ना कि अफगानिस्तान में तालिबान को अभी हमागीर किस्म का इक़्तिदार हासिल नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कभी किस सूबे से कोई उठ के पाकिस्तान की बाढ़ के ऊपर हमला करता है, कभी किस सूबे से बाढ़ के ऊपर हमला करता है, वो उनका पूरी तरह गिरफ्त नहीं है मामला में। जब वहां पे स्टेबिलिटी होगी, उनकी इक़्तिसादी हालत बेहतर होगी तो मेरा ख्याल है फिर उनको गिरफ्त भी हो जाएगी, लोग भी उनकी तरफ देखेंगे। और पॉलिसीज में भी जाहिर है पाकिस्तान के साथ दोस्ती और वही गेस्चर शो होगा जो हम उनके साथ कर रहे हैं। जी, अब आपके हमसाये का यानी बिल्कुल पेट भर के खाना बहुत जरूरी है, ये ज़हन में रखें आप। एक तो आपका ट्रेडिंग पार्टनर है जिसने आपसे सौदा खरीदना है, उसके पास पैसा होना बहुत जरूरी है, वो उसके पास पैसा होगा तो आपसे सौदा खरीदेगा। दूसरा, आपके हमसाये का पेट भरा होना चाहिए, वो अगर सैर शिकम हुआ है तो वो आप पे नजर नहीं रखेगा, वो फिर अपने काम से काम रखेगा। इसलिए मगर भी हमसाये को बगैर वो अगर आपके पास इस्लामिक जज्बे से बात नहीं भी करते, अगर वो मुसलमान ना भी होते और अगर उनके मसाइल हैं तो उनके मसाइल जो है वो हल होने चाहिए, नहीं तो वो फिर उनका इन्फ्लक्स जो है वो रेफ्यूजीज का आपको बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ता है। क्योंकि जिस मुल्क में भूख होती है लोग वहां हजरत कर जाते हैं, ये सीधी सी बात है। एग्जैक्टली सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साकिब साहब, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ मारूफ तजनगार हुसैन साकिब मौजूद थे जिन्होंने OIC इजलास जो होने वाला है उसकी अफादियत पर रोशनी डाली। 3 मैं समझता हूँ बॉटम लाइन्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिस पर हुसैन साकिब साहब ने बात की, मैं अपने देखने वालों के लिए उसको कंक्लूड करूँगा कि एक तो जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है और जिस पे हुसैन साकिब साहब ने फरमाया कि ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी उस सेशन में मदऊ करना यकीनी तौर पे मकबूजा कश्मीर के हवाले से एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एक बड़ी प्रोग्रेसिव किस्म की एफर्ट है जिसका यकीनी तौर पे रिज़ल्ट आएगा और मकबूजा कश्मीर की आवाम को वहाँ की जो तहरीक आज़ादी है उसको तक़वियत मिलेगी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस्लामोफोबिया पे वेस्ट को जो इस्लामोफोबिया था उसके हवाले से जो पाकिस्तान एज ए स्टेट एफर्ट कर रहा है उसका पूरी इस्लामी दुनिया और ओवरऑल दुनिया में जो तासर जा रहा है वो बड़ा पॉजिटिव। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमारे माज़ज़ मेहमान ने की, अफ़गानिस्तान के मामले पे पाकिस्तान पहले भी एफर्ट करता आया, मज़ीद एफर्ट इसलिए हो रही हैं ताकि ये जो रीजन है इसका पीस बरकरार रहे, मज़ीद प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो, अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल हो और वो
अपने मामलात को ले, अफ़गानिस्तान की रिहेबिलिटेशन में, वहाँ की स्कूलों, हस्पतालों और दिगर शोबाजात को बेहतर करने में वो गवर्नमेंट किरदार अदा करे, ताकि ना सिर्फ ये खित्ता बल्कि पूरी दुनिया अमन का गहवारा बने। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिसके हवाले से बात हुई। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि इंट्रो में मैंने बात की, मुल्क में सियासी दर्जा हरारत ताहाल उरूज पे है और अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान लफ्जी गोलाबारी अब भी जारी है। हुकूमत का ये बयानिया है कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, इसके पीछे बैरूनी ताकतें, और वो ये चाहती हैं कि हुकूमत जिस सिमत में आगे बढ़ रही है, जो खारजा महाज पे हुकूमत कह रही है कि हमारी जो कामयाबियाँ हैं उनको नाकाम बनाने के लिए बैरूनी कुव्वतों ने ये अपोजिशन को टास्क दे दिया है कि वो मुल्क में अफरा तफरी की फ़िज़ा पैदा करें। दूसरी तरफ अपोजिशन का मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह है, वो हुकूमत की कारकर्दगी को नाअहली से तशबीह दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आवाम की ज़रूरत यह है कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए और नई हुकूमत या नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए। इस सारी सूरत हाल में आज एक स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से आई, जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि अगर स्पीकर ने सोमवार के रोज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन पे एक्शन नहीं लेते और वो अगर उसको डिले करते हैं या डिले टैक्टिक्स की तरफ जाते हैं, तो हम उस दिन वहीं बैठ जाएंगे और देखेंगे कि OIC का इजलास कैसे करवाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हुकूमत के उस बयानिए की तरफ बात को लेके जा रहा है, जिससे एक आम आदमी ये तासर ले रहा है कि शायद ये सारी चीज़ OIC के इजलास को डिटेल करने के लिए की जा रही थी, या ये सारी चीज़ पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज को ख़राब करने के लिए की जा रही थी। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आपसे मैं यही करूँगा कि बिलावल साहब की जो आज की तकरीर है, बड़ा हम देख रहे थे कि पिछले दिनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा लंबा लॉन्ग मार्च हुआ, बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, एक एक कदम बड़ा एहतियात से था, पॉलिटिकल मूव्स थी और आवाम की भी एक खासी हद तक उसमें शिरकत थी और बड़ा जानदार तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही थी। बट आज की जो बिलावल साहब की जो स्पीच है, उसमें लग रहा है कि कहीं कोई ऐसे हालात तो नहीं बन गए कि कहीं जो नंबर गेम का दावा था अपोजिशन का, उसमें भी कहीं कोई कमी आने लगी है और कहीं कोई कमज़ोरी का एलिमेंट है कि अब वो कन्फ्रंटेशन वाली बात करने लगे हैं और OIC इजलास तक को उन्होंने एक तरह से कह दिया कि हम देखेंगे कि वो कैसे करते हैं और अगर मंडे को नहीं किया तो हम एक्सट्रीम स्टेप की तरफ जाएंगे। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि ये क्या वजह हुई। कल रात तक तो बड़ा कॉन्फिडेंस था, आज अचानक से कहीं कोई ऐसा मामला पेश आया जिससे आपको लगता है कि अगर मंडे को नहीं होता तो ये हुकूमत के फेवर में चले जाएंगे मामला। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इमरान खान साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की। जो उन्होंने इंतशार शुरू किया था ना अपने कंटेनर से, जिस तरह से छलांगे मार मार के और जुलाओ घिराओ की बातें करके और टीवी पे हमला करके, पार्लियामेंट में हमला करके वो आए थे, वो आज तक इक़्तिदार में आने की बात भी जारी है। और मैं समझती हूँ इंतहाई अफसोसनाक बात है कि अपनी नाकामियां उनको और जो आज पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं उनको आज वो अमेरिका मुखालिफ बयानी के पीछे छुपाने के कोशिश कर रहे हैं, बगैर सोचे समझे कि उनके, ये मैं को गैर जिम्मेदाराना कहूँ, ये अहमकाना कहूँ, जो बयानात हैं उनके जो है वो पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात निकलेंगे। और किस रूप से बात करते हैं ये OIC के, ये वो इनके वजीर खारजा थे ना, जिन्होंने OIC के यहाँ पे वक्त आया भी, विजिट भी हुआ, उसके बावजूद उन्होंने एक इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था जिससे तलखियां पैदा हुई थी दोस्त मुल्कों में। अगर OIC की बात करें तो पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो OIC की सरबराही कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और अभी जो बात कर रहे हैं, इन्होंने चंद दिन पहले, जब कुछ महीनों पहले OIC की इधर कॉन्फ्रेंस हुई तो ये कश्मीर के ऊपर एक रेजोल्यूशन पेश नहीं कर सके। ना सिर्फ OIC में कोई करारदाद पेश नहीं कर सके, यूनाइटेड नेशंस में कोई करारदाद पेश नहीं कर सके। इन्होंने भारत की जो है वो हिमायत की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए, इन्होंने नरेंद्र मोदी के जीतने की दुआएं की। ये वो शख्स है जिन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट कैंसिल करवाया। ये वो शख्स है कि तुर्की प्रेसिडेंट आए तो उन तुर्की के एम्बेसडर इनके घर गए, उनसे दरखास्त की कि आप जो है आके आवाम में बैठे, एहतरामन ये नहीं बैठे। इमरान खान साहब किस किस्म का बयानिया। इसमें सिर्फ मैं एक चीज़ ऐड कर दूं ताकि आप सारी तफसील से वजाहत दें। आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन करार देने की भी बातें बड़ी कुर्बत के करीब पहुंच गई थी, फिर अवामी रिएक्शन पे वो नहीं हुआ था।
तो ये हुकूमतें अपने अपने वक्त में इस तरह की चीज़ें करती हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ये है कि किसके लिए की थी कि आपकी जो मईशत है उसके लिए, लेकिन कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया था, वो मीडिएशन तो नहीं की थी जिसको इमरान खान साहब ने कहा कि मैं एक और वर्ल्ड कप जीत के लाया हूँ, जिसके बाद कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील हो गई। बहुत से सवाल उठते हैं कि इमरान खान साहब जब कश्मीर पे रेजोल्यूशन पास हो रही थी तो ऐवान में क्यों नहीं थे? इमरान खान साहब कौमी सलामती की हर मीटिंग से गायब क्यों थे? इमरान खान साहब ने जो अमेरिका में इनकी जो मीडिएशन वाली जो गुफ्तगू थी उसको पार्लियामेंट को उससे आगाह क्यों नहीं किया? क्यों आज तक हम भारत के इस नापाक जो उनका अजाइम थे या जो उनका एक्शन था उसके ऊपर एक जो है वो ऐसी जिसे हम कहें कि एक मजबूत पॉलिसी क्यों नहीं बना सके? क्यों उन्होंने इस पे कौमी यकजहती करने की कोशिश नहीं की? आज जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बात की है, उन्होंने आइन की बात की है। उन्होंने ये बताया है कि आइन जो है वो देखिए OIC का इजलास तो आपको जरूरी नहीं है कि आप उसी जगह पे करें, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप जो है पार्लियामान का इजलास वहां पे करें, सेनेट के हॉल में भी हो सकता है। लेकिन ये जो इनके हरबे हैं, जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब हुकूमत में रह के वो जिस तरीके से उकसा रहे हैं लोगों को, जिस तरीके से ये वही मेंबर हैं ये जो भानुमती का कुंभा इमरान खान साहब ने जोड़ा था, ये कहते थे कि जी मैं तो जो है वो इलेक्टेबल्स की कोई सियासत नहीं करूंगा, और ये जो है ना इन्होंने जोर जबरदस्ती नैब के केसेस डलवा के और फोन करवा के इन्होंने ये पार्टी बनाई थी। आज लोग समझ गए कि इनके बोझ के साथ हम अपने हलकों में नहीं जा सकते, और ये कोई आज की बात नहीं है। हमें ये बात ऐवानों में पिछले 2 साल में सुनाई दे रही है। इमरान खान साहब को सुनाई नहीं देती थी, वो उनकी रऊनत थी, उनकी फिरौनियत थी, उनका एक खुद साख्ता किस्म की जो उनकी एक पर्सनालिटी है, जिसके अप्रोच है वो थी। तो बात ये है कि आज अगर ये बात की है कि भाई आप आईन मुकद्दम है, आपने क्यों जो है वो पूरे 14 दिन आपने गुजार के 21 तारीख को आप पहले से ही बता रहे हैं ऐलान कि मैं जितना मर्जी ताखिर करूं। भाई आप स्पीकर हैं, आप एक पार्टी के इजलासों में बैठते हैं, आप बता रहे हैं कि मैं आइन को सबटाज करूंगा। आप ही बताएं कि आइन जो है उसके हम सब मुहाफिज है, एक मुल्क के लिए उसका आइन के खिलाफ वर्जी फिर जो है फिर वो कहेंगे कि फिर आर्टिकल 6 लगेगा। क्या आर्टिकल 6 के लिए तैयार है? हमने तो हमेशा कोशिश की, जहां कौमी अहमियत का मसला आया, चाहे वो कश्मीर का इजलास था, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि जी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो मनाया जाए। हमने कहा था ये वहां पर जाके एक गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले वो इस वक्त के वजीर खारजा थे, इमरान खान साहब थे, और आज ये किस मुंह से बातें कर रहे हैं? तो आज मैं समझ रही हूँ, आप मुझे बताएं आप रूस से कौन से मुआहदे करके आए? एक वर्किंग विजिट था जो आपने आखिरी वक्त में कर लिए जी। आपने क्या चाहा कि मुआहदे के कितने टीपैक के एग्रीमेंट्स थे आपने सारे ले जाके अमेरिका को दे दिए। आपने जो है गवर्नर स्टेट बैंक से लेके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से लेके अपने मुशीर अपने जो है वजीर आपने अमेरिका से जो है इंपोर्ट किए। आज किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मैं समझती हूँ इंतहाई जो है गैर जिम्मेदाराना और इंतहाई इसको जो मैं कहूँगी कि बहुत ही लो किस्म की अप्रोच है जिसको ये अपना रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक मौजूद लफ्ज अल्फाज बोलूँ ताकि मेरे अंदर इमरान खान के अल्फाजों के अंदर एक फर्क जो है वो जाहिर हो, जो आज ही कर रहे हैं। भाई अगर आपको पता है कि आप अक्सरियत खो चुके हैं, ठीक। अच्छा मैम, ये इसी तीसरे तरफ में आप या तो आपके अंदर जरूरत है, आप ले एतमाद का वोट। यही मैं आपकी तवज्जो लाना चाह रहा था, इसी तरफ लाना चाह रहा था कि अदम एतमाद की जो सूरत-ए-हाल गुज़श्ता रात तक थी, अपोजिशन को बड़ी भारी अक्सरियत और उनकी नज़र आ रही थी कि एक मेजॉरिटी है, लेकिन आज कुछ लोग वापसी का रुख कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ आ रहे हैं, और वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपने लहजे में थोड़ी सी तब्दीली की है और लोगों को कहा है कि जो वापस आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो अब क्या आपके पास अब क्या गेम है, नंबर गेम है, कोई तब्दीली है? कोई इस तरह की भी खबरें हैं कि आप लोगों के भी चंद लोग और नून लीग के भी चंद लोग अब खान साहब की तरफ अपना झुकाव रखते हैं, तो इसमें क्या सदाकत है और कितनी हकीकत है? क्या कर रहे हैं? खान साहब कितने करोड़ दे रहे हैं? खान साहब इतने झूठे शख्स है, इन्होंने कहा कि वो 200 अरब बाहर पड़े हैं, बाद में कहा वो सियासी बयानी है। इन्होंने 200 अरब लाके मुंह पे मारने थे, इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, इन्होंने 50 लाख घर देने थे, इनके कट्टे मुर्गी अंडे इनका वो जो अभी तक ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि बैरून मुल्क से तहाइफ कहा है, घड़ी क्या बेची। देखिए बात ये, इमरान खान साहब जो है वो जिस किस्म की बातें करते हैं वो हिसाब मैं समझती हूँ कि उनको सीरियसली मेडिकल कंसल्टेशन की जरूरत है। वो बिल्कुल जो है वजीर आजम के ओहदे पे रहने के लायक नहीं है। कौन इनके पास वापस आ रहा है? मैं तो समझ रही हूँ कि जो लोग आना भी सोचते होंगे, इनके साथ रहना भी सोचते होंगे, वो आज इनके इंतशार जो इनके जहन का है वो देख के सोच रहे होंगे कि तौबा की जाए और इमरान खान साहब के साथ ना जाया जाए।
ये इमरान खान साहब जिस तरह की शोकबाजियां करते हैं, जिस तरह के बयान देते हैं, इन्होंने टाइगर फोर्स बनाई, इन्होंने अपना सोशल मीडिया विंग चलाया सरकारी वसाइल से, इन्होंने हर एक नफरत का बयानिया बनाया जो उसमें इन्होंने सरकारी मनसब और सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। इनको शर्म नहीं आई? क्या किया इन्होंने आज पाकिस्तान के लिए? अच्छा मैम, एक बड़ा अहम सवाल है जो मैं आपसे, मैं चाहता हूं कि आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर अपना इंसाइट दें कि जो डी चौक सियासी अखाड़ा बनने जा रहा है, मरीम नवाज साहिबा, हमजा शाह साहब भी वहाँ से तशरीफ़ लाने वाले हैं, खबरें हैं, इसी तरह गवर्नमेंट ने भी बुलाया हुआ है अपने लोगों को, मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं। तो मेरे पास ये खबर है कि शायद ऐसी कोई आने वाले दिनों में चीज़ आ जाए सामने, कोई इस तरह का आपस में अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि वो जो कॉल है धरनों की और जो जलसों की कॉल है जिसमें खदशा तसादम का, तो उसमें शायद कहीं ऐसी मीडिएशन हो जाए कि वो चीज़ें रुक जाएं। आप इस हवाले से कोई खबर रखती हैं, कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है, कोई अपोजिशन अपनी स्ट्रेटजी में तब्दीली कर रही है? गवर्नमेंट के हवाले से तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐन मुमकिन है कि वो जो पावर शो की कॉल है हो सकता है कि शायद वो किसी वजह से पोस्टपोन कर दी जाए, और इतला ही है कि अपोजिशन भी उसको वापस ले लेगी। आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? देखिए, पहली बात यह है कि अपोजिशन ने बड़ा जिम्मेदाराना रोल अदा किया। आप ये देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 10 दिन कराची से लेके इस्लामाबाद तक आए, एक पत्ता नहीं टूटा, एक इंतशार की बात नहीं की, आसपास भी ड्रोन लगा, मगर उन्होंने बहुत अपने जज्बात को काबू रखा, पूरे वर्कर्स को काबू में रखा। वैसे ड्रोन तो एक इत्फाकिया लगता है ना, आप भी माशाल्लाह बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आपकी सारी जिंदगी इस चीज में गुजर गई कि ये तो कोई हादसा नहीं करार दे सकते, बस हो गया। जी फरमाएं। आप ये देखें कि 23 मार्च की जो कॉल थी जलसे की, वो जो पहले से थी मौलाना साहब की, ठीक है, पीडीएम की, ठीक है, उसके बावजूद भी ओआईसी के उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है अपने लोगों को कहते हैं कि आप 25 की शाम से पहले एंटर ना हो इस्लामाबाद में, ठीक है। लेकिन ये जो इमरान खान साहब ने बोला है कि जो इन्होंने शुरू किया है कि खवातीन मेंबर्स भाई जो अगर आपके साथ नहीं रहना चाहते, अगर आपकी नाकस पॉलिसियां हैं, तो आप जो है वो आप उनके घरों पे हमले करवा रहे हैं, जत्थे भेज रहे हैं, मॉब वायलेंस करवा रहे हैं, मॉब वायलेंस पे उकसा रहे हैं, इनके जो है मेंबर पार्लियामेंट जो है वो दीवारें कूद रहे हैं, वफाक पे हमला कर रहे हैं, नफरतों का हवा दे रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगी, मैं कहूंगी इसके बाद मैं बात खत्म करूंगी, उसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद आप ये देखें कि लोगों के जज्बात कितने भड़के हुए थे और इंतशार कहां तक पहुंच सकता था। यही साबिक सदर पाकिस्तान, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी थे, जिन्होंने एक पाकिस्तान खपते का नारा लगा के पूरे पाकिस्तान कच्चा कर दिया था, जलते हुए अलाव पे पानी डाल दिया था, ठीक है। चाहे कितने भी मसाइल थे, हमारी आपस में मुखालिफतें होगी, जब नेशनल एक्शन प्लान पास कराना था कौम एक थी, जब सलाला चेक पोस्ट पे हमला हुआ कौम एक थी। इमरान खान साहब ने सिर्फ इंतशार की सियासत की है, वो आए भी इंतशार के रास्ते से है, अपने फॉरेन फंडिंग के का फैसला वो नहीं होने देते, उनके ताने बाने कहाँ से जुड़ते हैं। अब वो जो आज खतरनाक बयानियां अपना रहे, इमरान खान साहब समझते हैं ये मुल्क, ये कौम, ये पाकिस्तान एक खिलौना है, या तो उनको खेलने के लिए मिल जाए या वो इसको तोड़ फोड़ के नीच तो नाबूद कर दे। मैं कहूँगी इमरान खान साहब अब संभल जाए, पाकिस्तान की अवाम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक, मैं बस आखिरी सवाल मैम कि क्या जरदारी साहब एक दफ़ा फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के जो 27 को या 28 को या 25-26 को खतरा है तसादम का, उसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं? गवर्नमेंट का रोल तो डेफिनेटली वो शायद ना प्ले करें गवर्नमेंट साइड से, लेकिन अपोजिशन को समझा सकते हैं कि ये इस टाइम पे इस्लामाबाद आना, दोनों तरफ से आमना सामना होना, खुदा न खास्ता कोई अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाए, कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए, कोई कीमती जानों का ज़िया हो जाए, तो क्या इस दफ़ा एक दफ़ा फिर आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के हालात को कंट्रोल कर सकते हैं? मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जो पीडीएम का जो आएगा यहाँ पर लॉन्ग मार्च, वो बिल्कुल पुरअमन होगा। हमने ना इंतशार की कॉल दी है, न इंतशार की बात की है। पार्लियामेंट लॉजिस पे हमला सरकारी जो है वसाइल से हुआ है, जो सिंध हाउस पे हमला हुआ है वो सरकारी वसाइल से हुआ है, वो हुकूमत के मेंबरों ने किया है, और कोई ऐसी बात नहीं। हम तो बात कर रहे हैं, आप आइन की सरबुलंदी की बात करें, टाइम पे आप इस मोशन को विद इन 2 डेज आप मूव करें, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। इमरान खान साहब को तस्लीम करना चाहिए कि वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, उनको कोई हक नहीं है मजीद जबरदस्ती इक़्तिदार पे काबिज रहने का। एक बाइज्जत तरीके से जो है वो एक तरफ हो जाए और ऐवान को अपना कायद जो है वो चुनने दे। हमने नहीं किया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी के जाने के बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब नहीं आए थे,
क्या नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद शाहिद खान अब्बासी नहीं आए थे? क्या शहीद बीवी ने जो नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं फेस की थी? तो ये मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब ने जो आज इस किस्म की पॉलिटिक्स को पॉल्यूट किया, इमरान खान साहब ने पॉलिटिक्स को पॉल्यूट किया है और ये एक ऐसी शख्स से बनकर सामने आए हैं जिस उनसे ज्यादा कोई दूसरा जो है वो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने वाला और रुख दुश्मनी करने वाला नहीं हो सकता। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर कामरान, आपकी कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सर कामरान मौजूद थी, जिनसे हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आज के बयान के ऊपर खुसूसी गुफ्तगू की कि OIC के इजलास का तस्करा करके बिलावल साहब ने जो बात की उस पर सर कामरान साहिबा ने बड़ी तफसीली वजाहत की कि वो किस तनाज़र में बात थी और उसका इम्पेक्ट क्या था और वो उन्होंने क्यों की। बहरहाल अपोजिशन अपनी एफर्ट्स कर रही है, गवर्नमेंट अपनी एफर्ट्स कर रही है और देखना ये है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन आज तक की जो इस वक्त जब मेरा ये शो ऑन एयर हो रहा है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ चीज़ें कल से आज बेहतर हुई हैं, गवर्नमेंट के हक़ में चीज़ें गई हैं और मेरा ये ख्याल है कि शायद ये हालात 23 तारीख के बाद हुकूमत के फेवर में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। लेकिन इवन देन डिपेंड करता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस सारी सूरत हाल को कैसे पॉलिटिकली कैसे डील करते हैं। ये मामला इस वक्त सियासी मामला है। इस मामले को यकीनी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी सियासी अंदाज से ही हल करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल है, जिसका एतराफ़ अपोजिशन भी कर चुकी है, हुकूमत भी कर चुकी है। ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में हुकूमत के वक्त का किरदार बड़ा अहम है। अपने इत्तेहादियों के साथ बात करना बड़ा अहम होगा इस वक्त इमरान खान के लिए, और इसी तरह जो उनके मुनरिफ अरकान हैं उनको किस तरह गवर्नमेंट वापस अपने बेंचों पे लेके आती है, ये बड़ा अहम होगा। और मेरी खबर ये है कि कहीं ऐसे मुनरिफ अरकान हैं जो ये चाहते हैं कि अगर इमरान खान साहब उनसे बात करें, उनके ऐसे नुमाइंदे उनसे बात करें जो फ्लेक्सिबल हों, जो लोगों के मसाइल सुनना चाहते हों, उनको हल करना चाहते हों, तो बात अब भी बन सकती है। अब भी खेल पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।